राम राम भाई सभी लोगों को। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है मुकुल शर्मा ऑफ मुकुल भैया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज क्या होने वाला है भाई, आज हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है किसका, साइंस का। जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, लेक्चर नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर दिया है। लेक्चर नंबर 2 ये होने वाला है। और लेक्चर नंबर 1 में हम किन किन चीज़ों का खात्मा किया, सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। सबसे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या किया था, डिस्कशन किया था। देन हमने उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया पहचान करने के लिए 5 तथ्य बताए थे। ठीक है, 5 पॉइंट बताए थे, जिनमें से पहला पॉइंट था आपका अवस्था में परिवर्तन, सेकंड पॉइंट था आपका रंग में परिवर्तन, थर्ड था आपका गैस में परिवर्तन, यानी कि कोई गैस निकलती है तो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें बता रही थी। हमने तापमान में परिवर्तन के बारे में डिस्कशन किया था, अवक्षेप का निर्माण बताया था मैंने। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को जाकर के देख के आओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की या फिर उस चैप्टर की सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज जो रहने वाला है वो लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, जो आपकी समीकरण है। ठीक है, रासायनिक समीकरण हुई आपकी, शब्द समीकरण हुए आपके, और उनको बैलेंस कैसे करना है हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम समीकरण के बारे में बात करेंगे, समीकरण होता क्या है, ठीक है, कितने प्रकार का समीकरण होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसको संतुलित कैसे करते हैं उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो बिना किसी देरी के हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है आपके 3 क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 1 में जो हमने जो कुछ भी पढ़ा था उसके बेस पर मैं 3 क्वेश्चन लेके आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका रासायनिक समीकरण लिखने में ये जो ऊपर की लंग जो एरो जा रहा है ना, ये जो चिन्ह है ये प्रतीक किसका है। ठीक है, ये जो चिन्ह जो है ये किस चीज का सिंबल है भाई। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है आपका गैस अवस्था का, सेकंड ऑप्शन है आपका द्रव अवस्था का, थर्ड ऑप्शन है आपका ठोस अवस्था का, एंड फोर्थ है इसमें इनमें से कोई नहीं, या तो ये तीनों या तीनों में से कोई नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब मैं लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ा रहा था किसके बारे में, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी पहचान कैसे होती है, उसके बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज बताई थी आपको। क्या बताई थी, ये जो चिन्ह है ना, ठीक है, मैंने एक समीकरण लिखवाई थी। कौन सी वाली लिखाई थी, जो जिंक के टुकड़े को जो हमने H2SO4 में डाला था, ठीक है, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला था, तब वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई थी। और साथ ही साथ मैंने इस प्रकार से एक एरो लगाया था। ठीक है, क्या आपको याद है मुकुल भैया? कुछ लोग कह रहे होंगे हमको नहीं पता। तो भाई नहीं पता तो लेक्चर नंबर 1 देख कर आओ, जब जाकर पता चल जाएगा। आपने अभी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आपको नहीं पता। ठीक है, कुछ लोगों को ये कह रहे होंगे कि हमको पता है। पता होने का मतलब ये उन्होंने लेक्चर नंबर 1 देखा हुआ है। तो ये जो सिंबल रहता है ना, ये सिंबल रहता है आपका गैस अवस्था का, यानी कि जब कोई गैस निकलती है तब हमें पता चलता है इस सिंबल से। जब कोई गैस निकलती हुई दिखाई देगी तो ये सिंबल जो है ये हमारा वहां पर काम आएगा। तो ये हो गया आपका गैस अवस्था का। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका गैस अवस्था वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्धारण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। भाई क्वेश्चन तो नेकर ढंग के दे ले। ठीक है, क्वेश्चन भी ऐसे दिए गए भाई, जिस अवस्था में अवक्षेप का निर्माण हो रहा होगा वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने सारी चीजें बता दी थी आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर देख के आओ, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवक्षेप का निर्धारण होता है और ऐसी कोई सी भी अभिक्रिया नहीं है जिसमें अवक्षेप का निर्धारण हो रहा हो और वो अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं कहलाए। ठीक है, जिस चीज में अवक्षेपण का अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा वो अवक्षेपण अभिक्रिया वो आपकी कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर है अवक्षेपण क्या है, अभिक्रिया। ये हो गया इसका राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब, यानी कि हमें पता कब चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो भाई 3 इसमें टॉपिक दिए गए और चौथा इसमें उपयुक्त में से कोई या सभी। पहला दिया हुआ है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन, या उपयुक्त में से कोई या सभी। अब भाई हमें पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? मुकुल भैया आपने बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रंग में परिवर्तन हो जाए तो हुई है, तापमान में परिवर्तन हो जाए तो हुई है। अब ये तीनों आंसर सही है इसमें से। अब हम करेक्ट क्या करें इसमें बेटा, इसमें करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा चौथा। क्यों आएगा? क्योंकि उपयुक्त में से कोई, या तो इन तीनों में से एक है, या सभी, या तीनों है। ठीक है, ये इसका आंसर है।
क्योंकि इन तीनों में से एक तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभी की मदद से भी रासायनिक अभिक्रिया पहचानी जा सकती है और किसी एक की मदद से भी रासायनिक अभिक्रिया पहचानी जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ये वाला रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन तीनों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हम चलते हैं आपकी शब्द समीकरण के बारे में और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसको रफ करते हैं। तो हाँ जी, अब हमने उसको रफ कर दिया और हम डिस्कशन करने वाले हैं शब्द समीकरण के बारे में, जो आपकी वर्ड इक्वेशन है उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन है क्या, शब्द समीकरण जो है वो भाई भला की क्या है, क्या भला है, किस चीज का नाम है ये शब्द समीकरण। भाई ऐसी समीकरण या जब रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों की जगह शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो शब्द समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, शब्द का उपयोग भाई कैसे करेंगे, एग्जाम्पल बताता हूँ बहुत अच्छा। ठीक है, मार्कर को रख देते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के साथ बताते हैं। ठीक है, ये मैंने कोई कागज लिया। ठीक है, ये क्या लिया, कागज लिया, सिंपल सा कागज है। ठीक है, और ये रही इसकी भाई माचिस। ठीक है, ये रही आपकी दिया सलाई जिसको बोलते हैं माचिस। अब मैं इसको माचिस को जलाता हूँ। ठीक है, माचिस को जलाने के बाद में इतना सा टुकड़ा ले लिया इस कागज का मैंने। ठीक है, माचिस को जलाने के बाद में इस कागज में मैंने क्या लगा दी, आग लगा दी। ये जो कागज है ना ये कार्बन का बना हुआ है, इसमें मैंने भाई आग लगा दी। ठीक है, आग लगाने के बाद में देखो ये जल करके ये जल गया। ठीक है, जलने के बाद में ये क्या हो गया, इसमें राख बन करके प्राप्त हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, जलने के बाद में क्या है, राख बन गई। इसकी दिखाता हूँ, एक मिनट को देखो, ये जो है जलने के बाद में क्या बन गई, इसकी इस प्रकार से क्या बन गई, राख बन करके प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इसकी राख बन गई। ठीक है, अब क्या हुआ वहां पर, जो पेपर जो था ना, जो आपका पेपर था, जो आपका कागज था, वो था आपका कार्बन का बना हुआ। ठीक है, कार्बन का भाई कैसे बना हुआ है, भाई लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी का जो पेड़ होता है, पेड़ से बनता है ये एक कागज। ठीक है, पेड़ से बनता है आपका कागज। पेड़ में क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है, पेड़ कार्बन का बना हुआ था और उसी पेड़ से ये पेपर बनता है। तो हम बता सकते हैं कि पेपर जो होता है वो कार्बन का बना हुआ होता है। अब भाई यहाँ पर थी क्या, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या थी, ऑक्सीजन। जब मैंने कागज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, ठीक है, जब मैंने कागज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो हमें एक गैस निकलती हुई प्राप्त हुई। कौन सी गैस प्राप्त हुई, वो थी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको CO2 के नाम से जानते हैं। और क्या निकला भाई, और इसके साथ में ऊष्मा निकली। ठीक है, गूगल भैया, और इसके साथ में ऊष्मा निकली। ऊष्मा क्या होती है, हीट जो होती है। ठीक है, जब कागज को जलाते हैं तो गर्मी तो होता है, तो ऊष्मा भी तो निकलती है, भाप जो निकलती है। ठीक है, और मुकुल भैया क्या निकला, और इसके साथ भैया एक प्रकाश निकला। ठीक है, क्या निकला, प्रकाश निकला। जब हम कागज को जलाते हैं तो कुछ रोशनी होती है ना, ठीक है, तो प्रकाश निकला। तो इस समीकरण में क्या तथ्य है, ठीक है, तो जब मैं कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या क्या हुआ। ठीक है, जब मैंने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो तीन चीजें हुई। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है, CO2 बनी। दूसरा जो ऊष्मा निकल के गई। तीसरा जो है क्या हुआ था, प्रकाश निकल के गया था। ठीक है, प्रकाश हुआ था। ठीक है, तो इस जो समीकरण है ना, जो ये फॉर्मेट है, इसको मैंने शब्दों के रूप में लिख दिया और हम कहलाए तो उस चीज को कहलाया जाता है शब्द समीकरण। जब मैं इस सारी चीजों को, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को शब्दों के रूप में लिख देता हूँ। वैज्ञानिकों ने भी यही किया था, पहले कागज को जलाया, कागज को नहीं जलाया, उन्होंने कुछ और चीज ली होगी। ठीक है, उस चीज के फॉर्मेट से उन्हें पता चला होगा, शब्द समीकरण के बारे में लिखा होगा। ठीक है, इस फॉर्मेट को उन्होंने शब्दों के रूप में लिख दिया होगा, तब ये शब्द समीकरण बन करके तैयार हो गई। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, देन उसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, तो मैंने इसकी क्या लिख दी, डेफिनेशन मैंने इसी की लिख दी है। डेफिनेशन क्या कह रही है, जब किसी रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है, तब उससे बोलते हैं शब्द समीकरण। तब हम कहलाते हैं, तब हम कहते हैं कि कोई शब्द समीकरण क्या हुई है, निर्मित हुई है। ठीक है, निर्माण हुआ है किसी शब्द समीकरण का। अब शब्द समीकरण का निर्माण कैसे हुआ, जैसे कि मैंने अभी कागज को जलाया। ठीक है, कागज को जलाया, कागज जो था आपका किससे बना था, कार्बन से। ठीक है, कार्बन से बना था कागज जो है आपका। और कागज, कार्बन को मैंने किसकी उपस्थिति में जलाया, मैंने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में।
ठीक है। जब मैंने कागज को जलाया तो वहां पर क्या क्या प्रोसेस हुआ, ठीक है, क्या क्या अभिक्रिया हुई या फिर क्या क्या प्रोसेस हुआ उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैंने लिया सबसे पहले भाई आपका कार्बन, ठीक है, जो पेपर जो था वो कार्बन का बना हुआ था। जब मैंने उस कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, ठीक है, या फिर जलाया, ठीक है, जलाने के बाद में हमें प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें क्या क्या चीज मिली, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हमें मिली ऊष्मा, ठीक है, जो हीट थी वो हमें मिली। और साथ ही साथ उसके साथ मिला हमें प्रकाश, जो उसकी लाइट थी, ठीक है, कुछ रोशनी हुई ना उसको जलाने के बाद में, तो वो कहलाया आपका प्रकाश। तो ये चीज हमें मिलकर के प्राप्त हुई। तब मैंने इस समीकरण को स्प्रेस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। जो हमने प्रक्रिया की थी, जो हमने प्रयोग किया था, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उस सभी चीज को मैंने शब्द के रूप में लिख दिया, शब्द की फॉर्मेट में प्रदर्शित कर दिया। तो ये कहलाई हमारी शब्द समीकरण, ये होती है आपकी शब्द समीकरण, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा शब्द समीकरण क्या होती है। बिल्कुल लप्पू सी है शब्द समीकरण। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ये रासायनिक अभिक्रिया ही तो है, केमिकल रिएक्शन ही तो है, इसको मैंने शब्दों के रूप में लिख दिया, यही कहलाई आपकी शब्द समीकरण। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या लेती हूँ मुकुल भैया, ठीक है। मुकुल भैया आपने पहला एग्जांपल तो ये लिया था, कार्बन को जब जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ऊष्मा मिली, प्रकाश मिला। दूसरा एग्जांपल क्या लेने वाले हो, दूसरा एग्जांपल जैसे कि मैं सल्फर को जलाता हूँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका सल्फर। जब मैंने सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मुझे प्राप्त हुआ भाई सल्फर डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो ये जो फॉर्मेट है, इस प्रकार से हम जितनी भी रिएक्शन बनेगी ना, एक बात और है, जितनी भी रिएक्शन बनेंगी उसको यदि मैं हिंदी में या शब्दों के रूप में लिख देते ना, तो वो सारी शब्द समीकरण में प्रदर्शित हो जाती है। और या फिर हम इसको इस प्रकार से ना लिख करके यदि सिंबल की फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो रासायनिक समीकरण बन जाएगी। अब इसके बाद में रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ शब्द समीकरण समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले जल्दी से बताओ, ठीक है। आई होप आपको वैसे तो क्लियर होगी, लप्पू सी ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। यदि किसी भी रासायनिक समीकरण को शब्द के फॉर्मेट में लिखते हैं तो शब्द समीकरण कहलाती है, सिंबल सी है। मुकुल भैया ने हमको ये बताया, आप लिख करके आ जाना यदि पेपर में पूछ लिए तो, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, शब्दों के रूप में, ये मैंने लिख दिया। अब हम डिस्कशन करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, जिनको पढ़ना, ठीक है, बहुत ही टफ हो जाता है। तो उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, तब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने इसकी क्या लिख दी भाई, हमने इसकी लिख दी सिंपल सी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी पदार्थ के, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को किसी पदार्थ के रासायनिक प्रतीक, यानी कि रासायनिक जो सिंबल, जो केमिकल जो सिंबल हैं उसके आधार पर, ठीक है, और रासायनिक सूत्र यानी जो केमिकल जो 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 आपके केमिकल जो फॉर्मूले हैं उनके आधार पर, ठीक है, जब किसी रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित किया जाता है तो वो कहलाती है आपकी क्या, रासायनिक समीकरण, ठीक है, समीकरण। अब आपको डेफिनेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, तो मेरे भी नहीं आए, ठीक है, छोड़ते हैं, चलो बढ़िया चीज से, अच्छी सी चीज से देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड एग्जाम में देखते हैं, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाता है, अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है, तो प्राप्त होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या प्राप्त होती है आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे कि इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ, ठीक है, रासायनिक समीकरण में लिखता हूँ, ये रही आपकी शब्द समीकरण। अब मैं इसको लिखता हूँ किसमें, रासायनिक समीकरण में। तो जो सल्फर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, रासायनिक प्रतीक क्या है सल्फर का, भाई एस है, ठीक है, एस है। और रासायनिक फॉर्मूला भी क्या है, एस ही है, ठीक है। प्लस में किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब है SO2, सिंपल सी बात है, ठीक है, SO2 ये हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो कहलाई ना आपकी, ये जो फॉर्मेट जो आपका कहलाया वो कहलाया आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये जो फॉर्मेट कहलाया वो कहलाया आपका रासायनिक समीकरण,
इस प्रकार की जो इक्वेशन रहती हैं, जो समीकरण रहते हैं, उनको बोला जाता है हमें केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल दो मुकुल भैया। जैसे कि मैंने कार्बन को जलाया, ठीक है, कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, C+O2, ठीक है, क्या मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के प्राप्त हुआ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के प्राप्त हुआ। ये जो फॉर्मेट कहलाया ना, ये कहलाया आपका समीकरण। भाई ये रासायनिक प्रतीक तो है, ठीक है, रासायनिक सूत्र ही तो है, ठीक है, रासायनिक सूत्र है, रासायनिक प्रतीक है। भाई सल्फर का सिंबल क्या होता है? सल्फर का सूत्र जो है, यदि मैं सल्फर का सूत्र की बात करूं, ठीक है, सल्फर के फॉर्मूले की बात करूं तो एस होता है, ठीक है, एस होता है, कार्बन का सी होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और ये मिल करके बना देंगे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यदि आप गूगल पे सर्च करोगे तो SO2 के नाम से ही आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में लिख दें, जब शब्दों के रूप में लिखते हैं तो शब्द समीकरण, और जब जब ठीक है उनके प्रतीक और उनके सूत्रों के रूप में लिख देते हैं तो वो कहलाती है आपकी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप सभी के लोगों के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया को जब किसी पदार्थ के, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को किसी पदार्थ के रासायनिक सिंबल या रासायनिक प्रतीक एंड उसके रासायनिक फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, रासायनिक प्रतीक और रासायनिक सूत्र के रूप में किसी भी पदार्थ को, ठीक है, या भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, वो आपकी रासायनिक समीकरण कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन बताओ मुकुल भैया। सिंपल सी डेफिनेशन ये है बच्चा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक और सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक और उसके सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाती है। दैट्स ऑल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम इसको रफ करके आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे हम रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक समीकरण होता है ना, समीकरण जो होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और रासायनिक समीकरण के जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, उसके जो नियम है, उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसको रफ करते हैं। हाँ जी, तो हम डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम, ठीक है। रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या नियम होने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला जो फर्स्ट नियम कहता है ना, वो क्या कहता है? फर्स्ट नियम ये कहता है कि जो आपका क्रियाकारक जो होता है वो अभिकारक जो होता है, ठीक है, यानी क्रियाकारक जो है या अभिकारक दोनों चीज एक ही होती है, ठीक है, उनको लिखते हैं किसकी तरफ? LHS की तरफ, ठीक है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। और जो उत्पाद होता है ना, उनको लिखते हैं किसकी तरफ? RHS की तरफ, यानी राइट हैंड साइड, यानी कि दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट को हम लिखते हैं, नोट करते हैं, फिर आगे हम और भी पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला जो पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है आपका क्रियाकारक या अभिकारक, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों नाम मिल जाए ना तो बिल्कुल भी शॉक्ट मत होइएगा, ठीक है, बिल्कुल भी चौंकिएगा मत, क्योंकि क्रियाकारक जो होता है उन्हीं को बोला जाता है अभिकारक, और अभिकारक जो होता है उन्हीं को बोला जाता है क्रियाकारक। ये दोनों चीज एक ही है, ठीक है। तो क्रियाकारक जो अभिकारक होता है ना, उसको लिखा जाता है अभिक्रिया से पहले, यानी कि LHS की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब आपका लेफ्ट हैंड जो है, इस तरीके से मैं यदि देखना चाहूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला बाईं ओर, यानी कि हम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है, इस तरफ लिखेंगे, किसको? अभिकारक को इस तरफ लिखेंगे। और जो आपका उत्पाद बन करके प्राप्त होगा वो राइट हैंड साइड, यानी कि सीधे हाथ की तरफ, यानी कि इस तरफ लिखेंगे। आपका जहां भी सीधा आता है ना, उस तरफ आप लिखिएगा किसको? उत्पाद को। और जहां पर आपका खैरा हाथ पड़ता है या फिर दाईं ओर लिखिएगा, ठीक है, या फिर जो दायां हाथ है ना, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, उसको लिखिएगा इस तरफ, ठीक है, उसकी तरफ लिखिएगा अभिकारक को। उत्पाद को क्या लिखना है? क्या लिखना है? सीधे हाथ की तरफ। और अभिकारक को क्या लिखना है? खैरे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, तो हमने सभी टॉपिकों को क्या लिख दिया? बरोबर लिख दिया है, ठीक है। पहला क्या रखा आपका? पहला या क्रियाकारक या अभिकारक को बाईं ओर, यानी कि LHS की तरफ, यानी इस तरफ, ठीक है, जहां पर आपका LHS हो, जहां पर आपका खैरा हाथ हो, ठीक है, वहां पर लिखना है अभिकारक को, जहां पर आपका सीधा हाथ हो वहां पर लिखना है आपको उत्पाद को। पहला टॉपिक ये कह रहा है। दूसरा टॉपिक ये कह रहा है कि अभिकारक या उत्पाद, ठीक है, या तो अभिकारक को या उत्पाद को, ठीक है,
इन दोनों के मध्य क्या तेल लगा करके हम इसको अलग करते हैं, ठीक है। अलग कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने कोई इक्वेशन ली, ठीक है, जैसे कि मैं एक केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, कौन सी लेता हूँ, जब मैंने कार्बन को जलाया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, जब मैं कार्बन को जलाता हूँ किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बन के प्राप्त होता है CO2, ठीक है। लेकिन ये क्या था, अभिकारक, और ये क्या था, उत्पाद, ठीक है, ये था अभिकारक, ये था उत्पाद, ये था इसका ऑन एरो, यानी कि तीर लगा करके हमने अभिकारक को और उत्पाद को अलग किया। अभिकारक इस तरफ था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, खैरी साइड में था अभिकारक और सीधी साइड में था उत्पाद, ठीक है। इन दोनों को अलग करने के लिए मैंने बीच में एरो लगाया, ठीक है, इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में एरो लगाया। ये कह रहा था आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, दो या दो से अधिक अभिकारक हों या फिर उत्पाद हों, ठीक है, या तो दो या दो से अधिक या तो अभिकारक होंगे या उत्पाद होंगे, दोनों को प्लस के चिन्ह से अलग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या थे, दो अभिकारक थे तो मैंने क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, और दो उत्पाद यदि बन करके प्राप्त होंगे या दो से अधिक जितने भी उत्पाद बन करके प्राप्त होंगे उन सब में प्लस लगता जाएगा, जितने उत्पाद बन करके प्राप्त होंगे उन सब में प्लस जुड़ता जाएगा, ठीक है, प्लस लगता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर दो लगाए, अगर ये तीन भी होते तो वहां पर दो प्लस आते, उन तीनों में प्लस लग जाता, ठीक है। ये कहलाता है आपका थर्ड पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, अभिक्रिया की स्थिति ऑन एरो, यानी कि जो अभिक्रिया में हुआ है ना, ठीक है, उसको लिखते हैं हम ऑन एरो पे। जैसे कि कार्बन को जलाया भाई, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो गर्म करने के बाद में मैं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई, तो इसमें सिंबल जो आएगा ना वो गर्म करने का, बस वो गर्म करने का क्या आएगा, इसमें सिंबल आएगा हीट देने वाला, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या रखा है, ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या रखा है, रासायनिक समीकरण, ठीक है, या फिर समीकरण लिखते समय रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, समीकरण लिखते समय रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की अवस्था भी लिखी जाती है। और रासायनिक समीकरण में ये कोई रासायनिक समीकरण है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, इसमें उपस्थित या तो अभिकारक हो या फिर क्या हो, उत्पाद, इनकी क्या लिखी जाती है, अवस्था लिखी जाती है। अवस्था कैसे लिखी जाती है, जैसे कि कार्बन क्या था, कार्बन था आपका ठोस, ठीक है, सॉलिड था, इसकी अवस्था क्या है, इसकी अवस्था क्या है, इसकी अवस्था है सॉलिड यानी कि ठोस। और ऑक्सीजन क्या है आपकी गैस, ऑक्सीजन की अवस्था क्या है आपकी गैस की। और कार्बन डाइऑक्साइड बना करके प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी गैस। तो मैंने इसकी ये अवस्था लिख दी, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जब तक अवस्था नहीं लिखी जाएगी तब तक वो पूरी नहीं मानी जाएगी। यही कहता है आपका पांचवा पॉइंट, जिसमें एस जो सिंबल होता है ना वो होता है आपका सॉलिड का। जहां पर भी एस लिखा मिल जाए ना आपको समझ जाओ ठोस अवस्था है। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है तो कार्बन क्या ठोस अवस्था है, ठीक है। अब लिक्विड एल लिखा आ जाए, जहां पर भी एल लग जाए, ठीक है, ये वो वाला एल नहीं है, ठीक है, वो वाला एल नहीं है ये, ठीक है, जहां पर भी एल लगे आ जाए ना तो वो कहलाएगा आपका लिक्विड अवस्था, ठीक है। और जहां पर भी गैस आ जाए, ठीक है, यहाँ पर भी जी लिखी आ जाए तो ये कहलाती है आपकी गैस अवस्था। यहाँ पर जी लिखी आ गई तो ये कहलाएगी आपकी गैस अवस्था। और जहां पर भी ए क्यू लिखा आ जाए ना, ए क्यू लिखा आ जाए तो वहां पर कहलाता है आपका एक्वस। एक्वस क्या होता है, एक्वस होता है एक तरीके से जलीय विलयन, ठीक है, जो यहाँ ना तो गैस में आता है, ना सॉलिड में आता है और ना ही लिक्विड में आता है, वो होता है जलीय विलयन, एक्वस नाम से उसे जानते हैं। तो यहाँ पर भी एक्यू लिखा आ जाए तो वो कहलाएगा आपका एक्वस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। उससे पहले हम डिस्कशन करते हैं किस चीज के बारे में, उससे पहले हम डिस्कशन करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है इसको हम रफ्ता करते हैं और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, तो हम डिस्कशन करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका क्या कहता है, ठीक है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। 9th क्लास का वही टॉपिक है जो कि 10th में काम आ रहा है। ऐसे बहुत से टॉपिक रहेंगे 9th क्लास के जो कि आपके 10th क्लास में काम आएंगे। तो इसको पढ़ना क्यों आवश्यक है भाई, इसके बिना क्या केमिकल रिएक्शन संतुलित जो केमिकल रिएक्शन होती है वो बैलेंस नहीं की जा सकती। आप सभी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, बट इसका सॉल्यूशन लेकर आया है आपका मुकुल भैया, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है ये काम क्यों आता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, मतलब इसकी डेफिनेशन में छुपा है जो कि मैं बताऊंगा। इसका ये काम कहाँ आता है, तो भाई ये जो काम आता है ना वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने में, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको बैलेंस करने में क्या करता है, सहायक होता है या फिर मदद करता है।
ठीक है। इसके बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है। जो इसको समझ जाएगा वो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाएगा, और जो इसको नहीं समझ पाएगा वो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं सीख सकता। ठीक है, तो इसको सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? मुकुल भैया की। ठीक है, कोई बात नहीं, जिस किसी को नहीं आता वो मैं बताऊंगा। 9th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा ना, यहाँ पर आ जाओ, सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, केमिकल जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो एक पदार्थ के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, पदार्थ से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, पदार्थ जो होता है क्या होता है? ठीक है, पदार्थ क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जो कोई भी चीज है वो कुछ या तो उसका कुछ बाहर होगा या कुछ द्रव्यमान घेरेगी, जैसे कि मार्कर। ठीक है, ये क्या एक पदार्थ है, इसका कुछ द्रव्यमान है और तथा ये कुछ स्थान घेर रही है। ठीक है, अब मैं इसको जला देता हूँ, इसको नष्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि इसको नष्ट कैसे करना है। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए होंगे, इसके ऊपर हथौड़ा मार दो, हथौड़ा मारने से नष्ट हो जाएगा क्या है? नष्ट हो जाएगा क्या हथौड़ा मारने से? नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ इसका आकार चेंज होगा। कुछ लोग कहेंगे इसको जला दो नष्ट हो जाएगा, भाई जलाने के बाद में भी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, क्यों भैया, ऐसा क्यों होता है? हमने तो देखा है कि जब हम सर्दियों, जब ठंडियों में जब हम तापते हैं, ठीक है, तापने जानते हो, जब हम ठंडियों में तापते हैं, ठीक है, ताप में प्लास्टिक की सारी चीज़ों को डाल देते हैं तो वो नष्ट हो जाती हैं। तो वो नष्ट नहीं होती हैं, वो सिर्फ जल करके राख बनती हैं। क्या उसकी राख को नष्ट किया जा सकता है? जी हाँ मुकुल भैया, उड़ा दो, फूक मार के उड़ा दो उसकी राख को, नष्ट हो गई लो। ठीक है, पानी में बहा दो, नष्ट हो गई लो। बेटा वो नष्ट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं वो राख जो है ना पदार्थ के रूप में है। ठीक है, पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही कहता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? यही चीज कहता है कि पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि जो इस पृथ्वी पर जो सारी चीजें है ना, जो सारी चीजें, जो नई नई चीजें बन करके आ रही हैं, वो उसका रूपांतरण हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा रही हैं। जो नई नई चीजों का निर्माण हो रहा है ना, वो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से मिल करके बनी है। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह से उठा करके लेके आए और निर्माण कर दिया। ठीक है, जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं थी वो चीज बना करके प्राप्त कर दी। पहिया भी भैया पृथ्वी में जो चीज पड़ी थी ना उसी से ही बना है पहिया। सबसे पहले जो लकड़ी थी ना उससे बना था पहिया। ठीक है, तो लकड़ी कहाँ से आई थी? पृथ्वी से ही आई थी। और टायर जो होते हैं वो भी उसके जो कुछ अणु है जहाँ से वो मिल करके बने, वो चीज भी, ठीक है, उसका जो सारांश होगा ना पृथ्वी पे कहीं ना कहीं उसका पड़ा हुआ, क्या पड़ा होगा? उसके टुकड़े पड़े होंगे। ठीक है, जिससे पहिए का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसको किसी और रूप में देखा गया होगा पहले पृथ्वी पर, लेकिन जो पदार्थ होता है ना या फिर कोई भी वस्तु बनती है ना, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको रूपांतरण किया जाता है एक रूप से दूसरे रूप में। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। क्या कहता है? कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। भाई पदार्थ में क्या था? द्रव्यमान था, सिंपल सी बात है। द्रव्यमान का आकार बदल सकते हो आप। ठीक है, द्रव्यमान का आकार ही तो बदल सकते हो, पदार्थ तो वही, द्रव्यमान तो वही रहेगा ना उसमें जितना पहले था, बस आकार बना करके अलग कर दिया। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या कहता है? कि ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। और हमने इसकी लिख दी क्या? डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन क्या करिए? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि मैं एक केमिकल रिएक्शन लेता हूँ या केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन लेता हूँ एक। ठीक है, मैं लेता हूँ H2 प्लस Cl2, यानी कि जब मैं हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ में मिक्स कराता हूँ तब हमें HCl अम्ल की क्या होती है? प्राप्ति होती है। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ना उसकी क्या होती है? हमें प्राप्ति होती है। ठीक है, अब मैं ये चीज पूछूं कि क्या ये समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती है या नहीं? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि भैया ये जो समीकरण है ना वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं कर रही। ठीक है, आपने कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? भाई अब आपके कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, भैया यार आप खुद ही बोल रहे हो, ठीक है, खुद ही बोल रहे हो, हमें तो नहीं पता ये समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही है या नहीं कर रही। तो डोंट वेयर। ठीक है, मुकुल भैया इज गया। ठीक है,
तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता क्या है, ठीक है, कहलाता क्या है, सबसे पहले वो देखो, आपके इसकी डेफिनेशन में छुपा है आंसर, कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, यानी बैलेंस करके रख सकते हैं द्रव्यमान को, यानी कि क्या होता है, बैलेंस करके रख सकते हैं, ना तो वो उसमें नष्ट हो ना ही उत्पन्न हो, ठीक है, तो बैलेंस हो गया ना, बैलेंस करके रख सकते हैं। क्या इन केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग हो सकती है संभव? जी हाँ, हो सकती है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, कितने यहाँ पर, दो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, एक, क्लोरीन कितने यहाँ पर, दो, यहाँ पर क्लोरीन कितने, एक, ठीक है। हाइड्रोजन की जो नंबर ऑफ संख्या है वो यहाँ पर है दो, कैसे पता चला मुकुल भैया, ये जो सिंबल है ना बेटा, ये जो सिंबल है ना, ये बताता है हाइड्रोजन कितने, इसका मतलब है H प्लस H, यानी कि H2, इसका मतलब है Cl प्लस Cl, यानी कि Cl2, इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, इसके अंदर दो Cl है, ठीक है, ये होता। अगर यहाँ पर तीन होता, दो की जगह पर तीन होता, तो यानी कि तीन क्लोरीन है, हाइड्रोजन में दो की जगह तीन होता तो यानी कि तीन हाइड्रोजन है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम और डिस्कशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या दो, क्लोरीन की संख्या दो, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या एक, क्लोरीन की संख्या एक, ठीक है, तो यानी कि ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो गया ज्यादा, यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर क्लोरीन का द्रव्यमान भी ज्यादा, यहाँ पर कम हो गया, तो भाई ये बैलेंस नहीं, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ना, उसकी पालना ठीक से नहीं कर पा रही है, ठीक है बबुआ, नहीं कर पा रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा मुकुल भैया, ठीक है, क्या करना होगा, जैसे कि बबुआ देखो, यहाँ पर ये दो है ना, दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन होने चाहिए, यहाँ पर दो क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी दो क्लोरीन होने चाहिए, ठीक है, राइट, ठीक है, एम आर राइट, ठीक है, तो एम आर ऑलवेज राइट, ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पर क्लोरीन को दो करना है और हाइड्रोजन को भी दो करना है, तो मुकुल भैया यार एक काम कर सकते हैं क्या, इस प्रकार से दो लगा देते हैं, हाइड्रोजन के नीचे दो लगा देते हैं, क्लोरीन के नीचे दो लगा देते हैं, हो गए डबल, हो गए डबल, ठीक है, हाइड्रोजन भी डबल हो गया, क्लोरीन भी डबल हो गया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई, यहाँ पर जो है ना, चेंज हो गया सारा सिस्टम, सिस्टम ही बदल गया, ठीक है, सिस्टम ही बदल गया, यहाँ पर दो नहीं लगेगा, क्यों दो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दो लगाने से फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है, इसका जो नाम है ना वो ही अलग बदल मतलब चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर दो नहीं लगेगा और यहाँ पर दो नहीं लगेगा, तो भैया यार इसके हाइड्रोजन के पीछे दो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्यों दे रखा है भाई, यहाँ पर सिंगल है इसलिए दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों डबल हैं, तो अब नहीं लगेगा, क्यों, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, फिर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा ही नहीं, ठीक है, हाइड्रोपर क्लोराइड रह जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा नहीं, ठीक है, तो मुकुल भैया अब करें क्या, जैसे ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है ना, तो आपको आंख बंद करके यहाँ पर आगे लगा देना है, ठीक है, आगे लगाने का मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हाइड्रोजन दो से भी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में ला दो उसको, हाइड्रोजन दो से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन जो दो है जो हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हो रहा है और क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी दो हैं और क्लोरीन भी दो हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही है या नहीं कर रही। जी हाँ मुकुल भैया, कैसे, बिल्कुल कर रही है, कैसे कर रही है, द्रव्यमान दोनों में बराबर है, ठीक है, दोनों में बराबर है, कैसे बराबर है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो, सिंपल सी बात, यहाँ पर क्लोरीन दो, यहाँ पर क्लोरीन दो, सिंपल सी बात, दैट्स सॉल्व, ठीक है, हो गई केमिकल रिएक्शन सॉल्व, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो समीकरण है क्या कहलाएगी, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही है, ये समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही है, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो हम इसको रख करते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसके बाद में लेक्चर को हम एंड करेंगे, ठीक है, तो इसको हम पहले रख करते हैं।
तो हम डिस्कशन करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है। और कैसे रहने वाला है मुकुल भैया, 3 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन कर लिए थे, ये चौथा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या यह अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, ये चारों अभिक्रिया, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती हैं या नहीं, ये बताना है। ठीक है, या फिर इनमें से कौन सी द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं कर रही है या फिर कौन कौन सी कर रही है। ठीक है, अब पहले देखते हैं Mg+O2। ठीक है, Mg+O2 MgO। भाई देखो यहाँ पर क्या है, Mg जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब बैलेंसिंग। ठीक है, दोनों साइड में बराबर की क्या होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, उत्पाद में भी, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी। ठीक है, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। Mg को देखो, Mg क्या है, 1। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, 1। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, 1। ठीक है, अभिक्रिया से पहले यानी कि ऑक्सीजन कितनी है, 2। अभिक्रिया के बाद में ऑक्सीजन कितनी है, 1। बहुत नाइंसाफी है, यानी कि ये समीकरण तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर ही नहीं रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्रॉस का क्या बना देंगे, सिंबल बना देंगे। क्रॉस का सिंबल का मतलब है ये जो अभिक्रिया है ना, जो ए वाला ऑप्शन है ना, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या नहीं कर रही है, पालना नहीं कर रही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बी दे रखा है इसमें N2+3H2, यानी कि जो नाइट्रोजन है ना आपकी 2 है, अभिक्रिया के बाद देखो, अभिक्रिया के बाद भी 2 नाइट्रोजन है। बिल्कुल भी ये सही है, ये तो कर रही है। ठीक है, नाइट्रोजन कर रही है। हाइड्रोजन देखते हैं, जहां पर भी इस प्रकार से लिखा जाए ना कोई भी चीज, ठीक है, इस प्रकार से, जैसे ये भयानक सा चित्र है 3H2। ठीक है, इसका मतलब है हाइड्रोजन 2 तो है ही, साथ ही साथ 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन का, मैंने क्या बताया था, किसी भी तत्व के आगे अगर 3 लग जाए तो ये समझो वो जो पीछे वाला तत्व है ना, जिसके आगे 3 लगा हुआ है या फिर कोई भी संख्या लगी हुई है, वो उतनी है जितनी संख्या लगी हुई है। जैसे हाइड्रोजन के आगे 3 लगी हुई है तो हाइड्रोजन 3 है, 3 और 2 ये वाले हैं। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। तो 3 × 2, ठीक है, कितना हुआ, 6 हुआ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। क्या राशन है, अभिक्रिया के बाद भी 6 हाइड्रोजन है। हाँ भैया है, 3 ये रहे, 2 ये रहे, 6 हाइड्रोजन। तो ये जो है ना द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या कर रही है, पालना कर रही है ये समीकरण। तीसरी देखते हैं, तीसरी तो अभी सॉल्व करवाई थी बउआ। हाइड्रोजन कितने, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2। क्लोरीन कितने, 2। क्लोरीन कितने, 2। तो ये भी भैया क्या कर रही है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही है। अब चौथी देखते हैं, चौथी क्या है, Zn। ठीक है, सबसे पहले Zn को देखो, जिंक को देखो। जिंक क्या है, 1। अभिक्रिया के पश्चात कितना है जिंक, 1। हाइड्रोजन कितने, 2। अभिक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन 2। और ये सल्फर ऑक्साइड कितनी है, ठीक है, SO4 कितना है, 4। ठीक है, सल्फर कितना है, 1। सल्फर कितना है, 1। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है, 4। ऑक्सीजन कितनी है, 4। अर्थात ये भी जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 को देख करके आइए, तब इसको और भी एक बार रिवीजन करके देखिएगा इस लेक्चर का, और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अभी आज के लेक्चर फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।